शाम के 5 बज रहे थे। अनामिका पार्क में आई मॉडर्न ड्रेस पहन के। वो बहुत खुश और उत्साहित थी। वो अपने प्रेमी रमेश का इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं कुछ करने जा रही हूँ। इस प्रतीक्षा के समय में इससे पहले की खुशी उड़ जाए। अच्छा होगा अगर जल्दी से रमेश आ जाए। ये सोचकर वो अपना फोन उठाती है और रमेश को फोन लगाती है। बाइक चलाता हुआ रमेश को उसके फोन पे फोन आता है। उसके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे। वो तुरंत फोन उठाता है। आ रहा हूँ अनामिका, 10 मिनट में तुम्हारे सामने रहूंगा। फिर तुम्हारी 10 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये कहकर अनामिका ने फोन रख दिया। अब जैसे अनामिका सामने आएगी तो पूछेगी क्या तुम्हारा परिवार शादी के लिए तैयार है, पर वो तो तैयार ही नहीं है। मेरी माँ कह रही है कि अगर इस लड़के से शादी करोगे तो मैं जाके जहर पी लूंगी। माँ की बातें अभी तक कानों में गूंज रही है। कैसे भी करके मुझे अनामिका को समझाना ही होगा। ऐसा कह के वो वहाँ पे पहुँचता है। ठीक उसी वक्त छत के ऊपर खड़े होकर चिंतित शारदा आंसू बहा रही थी। प्रसाद उसके पास आकर कहते हैं, देखो शारदा, हमें लगा था संतान सुख नहीं है। पूजा पाठ करके दान दक्षिणा करके आखिर में हमारे घर रमेश का जन्म हुआ। उसने हमें सुख दिया है। अब तक हमने बहुत कुछ किया है और सुखी सुखी उसे पाला है। हाँ, अब तक हमें पता था कि खुशी कहाँ है उसकी, पर जब हमने एक लड़की को पसंद करके शादी करने को कहा तो अब कह रहा है कि अनामिका से वो प्यार करता है और उसी में उसकी खुशी है। हमारे बेटे को दुनियादारी पता नहीं था। उसे लगता था माँ जो कर रही है वो सब अच्छे के लिए। अब उसकी उम्र 25 साल हो गई है। वो दुनिया पहचान रहा है। उसे भला बुरा पता है। उसकी खुशी कहाँ है वो भी उसे पता है। छोड़ दो शारदा, जैसा रहना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इस तरह वो धीरे धीरे शारदा को समझाने की कोशिश करते हैं। मन से सारा डर निकाल के शारदा प्रसाद शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। यही बात बताने के लिए वो बेटा रमेश को फोन लगाती है। प्रसाद रमेश का नंबर अपने फोन से लगा के शारदा को देते हैं। दूसरी तरफ रमेश अनामिका से बात करने के लिए उसके पास जाता है। अनामिका रमेश को देखकर शर्मा के कहने लगती है, रमेश वो शादी के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घर पे क्या कहा? अनामिका इस तरह कहती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ भी नहीं कहता। वो सर झुका के ऐसे ही खड़ा रहता है। तभी अचानक से उसकी फोन की घंटी बजती है। देखता है डैड कॉलिंग। वो फोन उठाता है। दूसरी तरफ माँ शारदा थी। बेटा रमेश, तुम दोनों की शादी मंजूर है। ये सुन के रमेश बहुत खुश होता है। फोन को स्पीकर में रखता है और कहता है माँ ने मंजूरी दे दी है। ये सुन के अनामिका और रमेश दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर धूमधाम से अनामिका और रमेश की शादी होती है। अनामिका अब बहू होके उस घर में आती है, लेकिन शारदा और प्रसाद उसके साथ सास ससुर जैसा बर्ताव करने लगते हैं। एक दिन अनामिका रंगोली बना रही थी। वहाँ शारदा और प्रसाद आते हैं। अनामिका के हाथ से रंगोली का डब्बा लेकर शारदा खुद पे छिड़क लेती है। क्यों इस तरह से उन्होंने अपने सर पे रंग डाल लिया, अनामिका को समझ में नहीं आता है। उस वक्त रमेश हॉल में बैठ के टीवी देख रहा था। जानबूझ के शारदा और प्रसाद उसी हालत में हॉल से होकर अंदर जाने लगते हैं। पीछे पीछे अनामिका भी हॉल में आती है। माँ, तुमने इस तरह से रंग क्यों डाल लिया? मैंने नहीं डाला बेटा, बहू अनामिका ने डाला। अनामिका ने क्या? क्यों? मैंने उसे अच्छे से रंगोली बनाने को कहा, बस इतना ही। फिर उसने कहा कि खुद ही बना लीजिए और पूरा रंग डाल दिया। कैसी लड़की पसंद करके तुमने शादी की है, पता नहीं बेटा, अब मैं क्या करूं? हमें तो तुम्हारी बस खुशी चाहिए। दुखी होने का नाटक करके वो अंदर चले जाते हैं। अनामिका मुंह लटका के रमेश के पास जाके कुछ कहने ही वाली थी कि बिना सुने रमेश भी अंदर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अनामिका अब गर्भवती थी। रमेश खुश होके मिठाइयाँ लाके अनामिका के हाथों में देता है। जाओ मिठाई देके ये बात बताओ। अनामिका खुशी खुशी सास ससुर के कमरे में जाती है और ये खबर उन्हें देती है। शारदा मिठाई का डब्बा लेती है और उसे जमीन पे फेंक देती है। आवाज सुन के रमेश उनके कमरे में भागते हुए आता है। शारदा और प्रसाद मुंह लटका के दुखी होकर बैठे थे। देखो बेटा, मैं गर्भवती हूँ, मैं आपको क्यों मिठाई खाओ करके ऐसा किया? इन मिठाइयों को तो तुम्हें लेकर आना चाहिए था। ऐसा कह के वो हॉल में चले जाते हैं। रमेश कुछ ना कह के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कुछ दिनों के बाद अनामिका अब पूर्ण गर्भवती हो चुकी थी। डाइनिंग टेबल पे रमेश नाश्ता करने के लिए जब आने ही वाला था, शारदा जल्दी से दाल गिरा लेती है और कटोरी नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ रमेश आता है।
क्या माँ, क्या हुआ? हाथ फिसल गया क्या? नहीं बेटा, मैंने कहा दाल में नमक नहीं है, बस इतना। फिर बहू ने पूरा दाल मेरे ऊपर गिरा दी और कटोरी फेंक दी। ऐसा कह के शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। अब रमेश की सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। गुस्से से अनामिका के सारे कपड़े बैग में डालता है और अनामिका को बैग के साथ घर से बाहर निकाल देता है। तुम मेरे माँ पिताजी को हर बात के लिए अपमान करती हो। अब तुम अपने मायके जाओ और वहाँ से जाकर सास ससुर को कैसे सम्मान करना है सीख कर आओ। जाओ और अपना मुंह यहाँ कभी मत दिखाना। मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा जो मेरे माँ पिताजी का सम्मान करेगी, उन्हें खुश रखेगी। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर अनामिका के मुंह पे पैसा फेंक के वहाँ से वो चला जाता है। अपने कमरे के अंदर से शारदा प्रसाद ये सब देखकर मनी मन बहुत खुश होते हैं, पर इस बात से रमेश मनी मन बहुत दुखी था। मुझे पता है अनामिका, तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस माँ पिताजी के लिए हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा। ये कह के रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका की कोई गलती नहीं ये जानने के बाद भी रमेश दूसरी शादी के लिए क्यों तैयार हो गया? रमेश अगर शादी करता है तो पूर्ण गर्भवती अनामिका का क्या होगा? बहू होने के नाते सास ससुर के बदलाव के लिए ऐसा क्या करना चाहिए था उसे? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। सासू माँ जो कुछ करती थी अनामिका को पसंद नहीं था, इसीलिए वो सोचती है कि कैसे भी करके वो सासू माँ को सबक सिखाएगी। अब क्योंकि शारदा बहुत बुजुर्ग थी, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाती थी, चुपचाप रहती थी। तभी एक दिन पड़ोसी पार्वती उनके यहाँ आती है। अनामिका पार्वती से कहने लगती है, पार्वती ऐसा क्या करना चाहिए ताकि सासू माँ मेरी बात सुने? अरे अगर मुझे ही पता होता तो क्या मैं यहाँ आती? मैं सासू माँ के पसंदीदा सारा काम करती हूँ, फिर भी देखो उनके मुंह पे ताला नहीं लगा पाती हूँ। मेरी भी परिस्थिति वैसी है। हमेशा वो चाहती है कि मैं उनके हाथ की कठपुतली बनी रहूं और मेरे पति इस बीच में घुसना नहीं चाहते हैं। तुम्हारी बातें सुन के मुझे दुख हुआ, पर अपनी सासू माँ को सबक सिखाने के लिए काम कर सकती हो। हर साल विनायक चतुर्थी के समय लड्डू की नीलामी होती है ना? हर साल तुम्हारी सासू माँ ही नीलामी जीतती है, पर इस साल उल्टा होगा। इस साल तुम जीत लेना, सबके सामने सासू माँ का मुंह काला हो जाएगा। ऐसा अगर हो गया तो मेरी सासू माँ मुझे घर में नहीं रहने देंगी। बोरिया बिस्तर बांध के मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। सोच के देखना, एक बार अगर तुम सबके सामने सासू माँ को हराती हो तो उनका सम्मान चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग तुम्हारे सासू माँ से नाराज है वो आके तुम्हारा जय जयकार करेंगे। फिर तुम्हारी सासू माँ कुछ नहीं कर पाएगी, उन्हें मुंह बंद रखना होगा, और जब वो कुछ नहीं कहेगी तब तो तुम शेरनी बनोगी ही ना। इस तरह पार्वती अनामिका को एक अच्छी परिकल्पना देती है। फिर विनायक चतुर्थी आ जाता है। पूरा गांव जश्न में झूम उठता है। अनामिका, अरे ओ अनामिका, कहाँ रह गई तुम? और कितना चिल्लाओ, हमेशा तुम शीशे के सामने खड़े होके तैयारी होती रहती हो और तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम्हें कितनी बार बुलाऊं मैं? हाँ बताइए सासू माँ। क्या कर रही हो? कहाँ जाने के लिए तुम तैयार हो रही हो? आज मुझे बहुत काम है, आज गणेश चतुर्थी है, मुझे वहाँ जाना होगा। सासू माँ, इस बार क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? ये बात कहने के लिए मैं कई दिनों से सोच रही थी, पर मौका नहीं मिला। बताइए, किस लड़की को इच्छा नहीं होगी कि पूरे गांव के लिए पूजा करे? पर आप मुझे ये मौका कभी नहीं देती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं इस गांव की प्रधान हूँ। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? पहले मेरे बारे में अच्छे से जानो। हर साल नीलामी में जो लड्डू जीतता है वही जाके पूजा कर सकता है, इसीलिए मैं करती हूँ। तुम्हें ये मौका कैसे मिलेगा? आप और मैं तो एक ही घर में रहते हैं ना सासू माँ, हम तो परिवार हुए, तो उसमें से कोई भी कर सकता है। क्या कहा? तुम कैसे कह सकती हो कि बिल्ली और शेर एक है? एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन शक्ति अलग होती है ना। मतलब आप बिल्ली है सासू माँ? मैं कह रही हूँ ये सब बंद करो, फालतू का मजाक। इस तरह शारदा अनामिका थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर शारदा घर से पैसे लेकर नीलामी के लिए चली जाती है। इस तरह मेहनत का पैसा आप बर्बाद करेंगी सासू माँ, क्या ये गलत नहीं है? मेरा बेटा, मेरी इच्छा, तुम बीच में मत आओ। अब तुम मेरे खिलाफ बोलोगी? मैं इस तरह से मेहनत का पैसा बर्बाद होते बिल्कुल नहीं दे सकती सासू माँ। मेरे पति ने इस पैसे के बारे में मुझे नहीं कहा, इसलिए मैं आपको ये पैसे नहीं ले जाने दूंगी, समझी? हाय भगवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें मैं अभी देखती हूँ, अभी ले आती हूँ उसे भी। ऐसा कह के शारदा गुस्से से बाहर चली जाती है।
थोड़ी देर बाद वो रमेश को लेकर घर लौट आती है। लौट आते ही रमेश अनामिका पे हाथ उठाने की कोशिश करता है। तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची हो रही है। मेरा पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं है ये। इससे पहले तो तुमने कभी इस तरह से बातें नहीं की। तुम यहाँ पे रहना चाहती हो या नहीं, या फिर अपने मायके लौट जाना चाहती हो? यहाँ इसे कोई कहने वाला नहीं है, इसीलिए उड़ रही है। इसे छोड़ो नहीं, 2 थप्पड़ लगाओ। तुम जाओ माँ, मैं इसे देख लूंगा। वहाँ नीलामी का वक्त भी हो जा रहा है। ठीक है बेटा। ऐसा कह के शारदा जब पैसे लेके निकलने ही वाली थी, रमेश अपने पत्नी को पीटने लगता है। बहू को इस तरह पीटते देख शारदा बहुत खुश होती है। खुशी से मानो झूम उठती है। रमेश इस तरह से अपने पत्नी पे गुस्से दिखाकर फिर वहाँ से चला जाता है। अनामिका भी आग बबूला हो जाती है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। फिर देर न करते हुए वो भी नीलामी में हिस्सा लेने जाती है। विनायक की मूर्ति के सामने में पूरा गांव जमावट लगाया था। शारदा ऐश करके बैठी थी और नीलामी का सबको भाव बता रही थी। अनामिका भी वहाँ पहुँचती है। वहाँ गांव के सरपंच रविंद्र जी नीलामी करवा रहे थे। फिर से कह रहा हूँ, शारदा ने बोली लगाई है 10,000। 10,000 2, 10,000 3, 11,000। अनामिका जब ऐसा कहकर अपना हाथ उठाती है, सभी लोग बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। शारदा भी चिंतित होकर खड़ी हो जाती है। रविंद्र भी आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि अनामिका ने अभी 11,000 बताई तो अब 11,000 की बोली लगने लगती है। अनामिका की बोली 11,000, 11,001, 20,000। शारदा की नई बोली 20,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख। शारदा की बोली सुन के सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रविंद्र आश्चर्य हो जाते हैं। अनामिका भी सासू माँ को देखकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। उसके पति के कमाए हुए पैसे संपत्ति कुल मिला के 25 लाख से भी कम थे। पर अनामिका पे गुस्सा होकर शारदा ने 50 लाख नीलामी पे लगा दिए। पहली बार रमेश अपने माँ पे बहुत गुस्सा हुआ। क्या माँ, अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? अरे वो तो नहीं पता, मुझे बस जीतना था, इसलिए अब पैसे जुगाड़ करो। वो सब नहीं कर सकता। अपने पागलपन की वजह से तुमने ऐसी हरकत की। अब कह रहे हो पैसा ले आने के लिए। जो मेहनत करके कमाता है उसी को पैसे की कीमत पता होती है। क्या कह रहे हो तुम ये सब? मैं नहीं ला सकता माँ। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें पैसे जहाँ से लाना ले आओ। ये कहकर रमेश अपनी पत्नी अनामिका को लेकर घर से निकलने ही वाला था कि शारदा जोर जोर से रोने लगती है। तब अनामिका इस बीच घुस के कहती है, देखिए सासू माँ, ईश्वर सभी की भला करते हैं, पर अपने गलतियों के कारण हमारे साथ बुरा होता है। आपके मन में अहंकार, गुस्सा, गर्व है। थोड़ा भी आपके मन में प्यार नहीं है, पर मेरे मन में प्यार है। इसीलिए इस परिस्थिति में भी आज मैं अच्छे से जी रही हूँ। आज आपका बेटा ही आपको छोड़ के जा रहा है। बेटा अनामिका, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। उसके बिना मैं नहीं जी सकती। तुम एक बार कहो ये घर छोड़ के ना जाए। सासू माँ को पश्चाताप करते देख अनामिका खुश होती है। फिर वो अपने पति को समझाती है कि घर छोड़ के वो ना जाए। वो अपने मायके से 25 लाख रुपए लाके अपनी सासू माँ को दे देती है। सासू माँ को वो लड्डू मिल जाता है, पर वो अपनी बहू से कहती है कि विनायक की पूजा करने के लिए, और उसके बाद से सास बहू खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।